स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। और जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्रांसफार्मर टॉपिक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हम आज देखेंगे ट्रांसफार्मर, जिसे हिंदी में हम परिणाम मित्र के नाम से भी जानते हैं, कि यह किस प्रकार की युक्ति होती है, यह क्या करती है, और हम इसके थोड़े से परिचय के बारे में देखेंगे और साथ ही हम इसको देखेंगे कि इसकी क्यों आवश्यकता हुई और इसी वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप लोग इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर का मैं आप लोगों को एक एक छोटी छोटी डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ आपके ITI, रेलवे या कोई भी टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसफार्मर, जिसे हम हिंदी में परिणाम मित्र के नाम से जानते हैं, यह एक स्टैटिक डिवाइस है। इसे हम स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए हम इसे स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। स्टैटिक को इंग्लिश में स्टैटिक्स भी कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक या स्टैटिक डिवाइस है। दूसरी बात हम बात करें, जब इसमें किसी भी प्रकार का घूमने वाला भाग नहीं होगा, तो जब घूमने वाला भाग नहीं होगा तो इसमें किसी भी प्रकार का घर्षण भी नहीं होगा। तो घर्षण नहीं होने के कारण इस पर यांत्रिक हानि शून्य होगी। और आप जानना चाहेंगे कि हानि अगर कम से कम हो तो उस चीज़ की दक्षता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाए 1 लीटर, और अगर हमें पूरा का पूरा पेट्रोल का 100 किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो हम कहेंगे कि उसकी दक्षता 100% है। इसी प्रकार यांत्रिक हानि इसकी बहुत कम होने के कारण इसकी दक्षता जो होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। फिर भी हम इसे मानते हैं कि इसकी जो दक्षता है वह 95 से 98% तक होती है। चलिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। अगर हम बात करें कि अगर हम इस तरफ से वोल्टेज देंगे तो हमें इस तरफ से भी वोल्टेज ही प्राप्त होगा, इसे कहते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ वोल्टेज के मान को घटा या बढ़ा सकता है। तो ट्रांसफार्मर ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जबकि बहुत सारी जो युक्तियाँ हैं वो सब ऊर्जा का रूपांतरण करती है। जैसे कि मोटर जो होती है वह वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो करता है वह ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। चलिए बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हमें क्यों हुई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम किसी भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उसमें वोल्टेज का मान और धारा का मान हमें बढ़कर मिलता है। लेकिन आप जानिएगा कि जो धारा का मान होगा वह हानि पर निर्भर करता है, क्योंकि हानि का जो सूत्र होता है या लॉस का जो सूत्र होता है वह होता है I²R। अगर हानि हमारी I² पर डिपेंड हो रही है तो धारा का मान अधिक होने पर हानि भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसी हानि या लॉसेस को कम करने के लिए हमें इस धारा के मान को कम करना होगा। तो हम धारा का मान कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो जब हम उत्पादन होता है और जब हमें ट्रांसमिशन करना होता है तो हम धारा के मान को कम कर देते हैं, जिससे कि वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। और जब हम इसे ट्रांसमिशन कर देते हैं और तत्पश्चात जब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम पुनः धारा के मान को बढ़ा देते हैं और वोल्टेज के मान को कम कर देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन के समय हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है और धारा के मान को घटा देता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के समय हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को घटा देता है और धारा के मान को बढ़ा देता है। तो पहली आवश्यकता तो यह हो गई कि हम कह सकते हैं पारेषण और वितरण लाइन में ट्रांसफार्मर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए बात करते हैं दूसरी, कि यहाँ दूसरा हम इसका उपयोग काहे में करते हैं। तो दूसरा हम करते हैं उच्च धारा और उच्च विभव के वैद्युतिक मापक यंत्रों में हम इसका यूज करते हैं। जो धारा बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देखते होंगे उत्पादन के समय मेगावोल्ट, किलोवोल्ट, इतनी ज़्यादा धारा या इतना ज़्यादा विभव आता है जिसे मापना संभव नहीं होता, तो हम उसमें मदद लेते हैं ट्रांसफार्मर की। तो जब हाई वोल्टेज मापने की बात आए तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जबकि अगर हमें हाई करंट मापने की बात आए तो हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर हमारी हाई करंट के लिए और हाई वोल्टेज के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर में दो चीज़ हमेशा नियत रहती है, एक होती है पावर और एक होती है आपकी फ्रिक्वेंसी। तो ये आप याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में हमेशा पावर तथा फ्रिक्वेंसी नियत रहती है।
तो ट्रांसफार्मर में पावर यानी ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी हमेशा नियत रहती है, इनके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा यह ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जिसमें कि वोल्टेज को बढ़ाने एवं धारा को घटाने का कार्य करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तथा वोल्टेज को घटाने एवं धारा को बढ़ाने का कार्य करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। बात करें संरचना की ट्रांसफार्मर की, तो चलिए हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। तो ये होती है ट्रांसफार्मर की संरचना। ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में ये इसे हम कहते हैं प्रारंभिक कुंडली में फेरों की संख्या, तथा ये जो कुंडली बनी हुई है ये कहलाती है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। प्रारंभिक कुंडली, ये इस कुंडली का नाम होता है प्रारंभिक कॉइल, या इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक कुंडली, या इसी को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। जबकि इस कुंडली का नाम होता है सेकेंडरी कॉइल, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक कुंडली। तो ये ट्रांसफार्मर की मैं संरचना आपके सामने बनाया हूँ। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले ये जो फेरे आपको दिख रहे हैं ये कहलाती है प्रारंभिक कुंडली, और एनटी से हम दर्शाते हैं प्रारंभिक कुंडली में फेरों की संख्या। प्रारंभिक कुंडली जो होती है जहाँ स्रोत से जुड़ी हुई होती है, प्रारंभिक कुंडली स्रोत से जुड़ी हुई होती है, जबकि जो द्वितीयक कुंडली होती है यहाँ लोड से जुड़ी हुई होती है। तो याद रखिएगा ये आप। तो ये है ट्रांसफार्मर की संरचना। संरचना में हमने देखा ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल और ये कहलाती है द्वितीयक कॉइल। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं, जबकि द्वितीयक कॉइल में फेरों की संख्या को हम एनएस से दर्शाते हैं। प्रारंभिक कॉइल जो होती है वहाँ स्रोत से जुड़ी हुई होती है, जबकि द्वितीयक कॉइल जो होती है वहाँ लोड से जुड़ी हुई होती है। प्रारंभिक कॉइल की अगर हम बात करें तो जिस पर ये कॉइल लगी रहती है इसे हम कहते हैं कोर। ठीक है, ये होती है कोर। जैसे ही हम इस पर स्रोत देते हैं तो इस पर चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है, जिससे कि द्वितीयक कुंडली तो अपनी जगह पर स्थित रहती है और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते रहता है, जिससे कि द्वितीयक कुंडली पर चुंबकीय फ्लक्स घटता है और यहाँ भी वोल्टेज या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ जो होता है ट्रांसफार्मर, यहाँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कौन सा, तो आपको याद रखना है अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण, इसी को हम सह प्रेरण भी कहते हैं और इसी को हम पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं। इसी हम इंग्लिश में अगर ये पूछ ले तो यही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की संरचना की। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हमने चीजें देखी। पहली देखी प्राइमरी कुंडली जो कि स्रोत से जुड़ी हुई होती है, दूसरी हमने देखी सेकेंडरी कुंडली जो कि लोड से जुड़ी हुई होती है। ये कोर पर लपेटी हुई होती है। जैसे ही इससे स्रोत जोड़ते हैं हम तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स प्रदान करती है। चुंबकीय फ्लक्स इस संबद्ध कुंडली से कटता है और यहाँ भी विद्युत वाहक बल या यहाँ भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यहाँ जो है यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन प्रेरण जिसे हम सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसमें अगली बात करें तो यहाँ वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होती। देख सकते हैं आप यहाँ वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होती, जुड़ी हुई नहीं होती, किंतु चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। यहाँ जो कुंडली होती है यहाँ वैद्युतिक रूप से तो जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन यहाँ चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। अगर हम बात करें स्रोत की तो इस पर जो स्रोत होता है यहाँ एसी प्रकार का होता है, यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का ही हम इस पर स्रोत यूज करते हैं।
अब आपसे बात किया जाता है कि अगर डीसी अगर इस पे दी जाए तो क्या होगा, तो मैं भी बता देता हूँ। अगर डीसी के लिए की हम बात करें कि हम अगर ट्रांसफार्मर को डीसी देते हैं तो क्या होता है, तो अगर हमने इसको डीसी दिए तो हम जानते हैं कि डीसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ शून्य होती है। तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, तो एफ का मान शून्य हो जाएगा तो एक्सएल का मान भी शून्य हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रेरकीय प्रतिघात होगा वह शून्य होगा, और जब प्रेरकीय प्रतिघात शून्य होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा, और धारा का मान अधिकतम होने से जो हमारी कॉइल है यह शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट होगी जल जाएगी। तो याद रखना है कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, अर्थात इसका जो प्राइमरी कुंडली से स्रोत जुड़ा होगा वह एसी प्रकार से जुड़ा होगा। अगर हम इसे डीसी देते हैं तो डीसी देने से इसकी फ्रिक्वेंसी शून्य होती है, प्रेरकीय प्रतिघात शून्य हो जाता है, जिससे धारा का मान अधिकतम होगा और कॉइल जल जाएगी। तो ये थी कुछ संरचनाएं प्रकार, संरचना के आधार पर हम कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर बनाते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो हम जानते हैं ये होती है प्राइमरी कुंडली और इस पर होती है फेरों की संख्या, जिसे हम एन से दर्शाते हैं। ये होती है द्वितीय कुंडली, जिसे हम एन से दर्शाते हैं, ये कहलाता है पोल। अगर हम बात करें जब प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए इसमें ना प्राइमरी कुंडली में अगर हम किसी एसी सोर्स से जुड़ा हो और द्वितीय कुंडली पर हम वोल्टेज को चेक करें तो हमें वोल्टेज बढ़कर मिलता है और धारा का मान कम मिलता है। जबकि अगर हम बात करते हैं द्वितीय ट्रांसफार्मर की, तो इसमें होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो इस पे प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस पर होता क्या है, इस पे वोल्टेज का मान कम और धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिक युक्ति है जिसपे पावर और फ्रिक्वेंसी दोनों नियत होती है। तो स्टेप अप, यदि हम स्टेप अप व स्टेप डाउन की बात करें तो दोनों ट्रांसफार्मर पर फ्रीक्वेंसी और पावर नियत रहती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार में हमने देखा कि यदि प्राथमिक कुंडली पर वाइंडिंग की संख्या कम या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इससे अधिक है तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिस पर हमें वोल्टेज ज़्यादा और धारा का मान कम मिलता है। जबकि अगर हम बात करें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो तो इस पर हमें वोल्टेज कम मिलता है और धारा का मान अधिक मिलता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर हम बात करें दोनों ट्रांसफार्मर की, तो दोनों ट्रांसफार्मर में आवृत्ति और पावर का मान समान रहता है, यानी नियत रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली ये वाइंडिंग की। तो ट्रांसफार्मर में अगर हमसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग किस प्रकार की जाती है, तो आपको मैं बता दूं ट्रांसफार्मर में हम कंसंट्रिक जिसको हम बोलते हैं संकेंद्रीय, तो संकेंद्रीय वाइंडिंग करते हैं। जबकि अगर मोटर की हम बात करें तो मोटर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव या जिसे हम बोलते हैं वितरण वाइंडिंग करते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो अब हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए, तो जब ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है तो निर्माण कार्य में ट्रांसफार्मर का आकार की अगर हम बात करें तो छोटे आकार के ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा रखा जाता है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए हम छोटे आकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हमें बात की जाए बड़े आकार के ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंसी कम वाले ट्रांसफार्मर में, जहाँ फ्रिक्वेंसी का मान कम होता है वहाँ हम बड़े आकार के ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर
ये जुड़ा हुआ होता है एसी स्रोत से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डीसी पर कार्य नहीं करता, और ये जुड़ा हुआ होता है लोड से। तो जैसे ही यहाँ एसी स्रोत से जुड़ा हुआ होगा तो एसी स्रोत से जुड़ने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो ये जो कुंडली है यह चुंबकीय फ्लक्स को प्रतिच्छेद करेगी, और इसके समीप रखी जो द्वितीय कुंडली है यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स को प्रतिच्छेद करेगी। और जब द्वितीय कुंडली चुंबकीय फ्लक्स को प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और इस प्रकार यहाँ एक कुंडली पर धारा प्रवाहित करने से उसके समीप रखी दूसरी कुंडली पर धारा प्रवाहित होती है, तो यही घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार यह ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, रेटिंग केवीए या एमवीए में मापी जाती है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है तो यहाँ केवीए या एमवीए में मापी जाती है। अगर केवी की बात करें तो किलो वोल्ट एम्पियर, और अगर एमवीए की बात करें तो मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी रेटिंग केवीए में ही क्यों मापी जाती है, तो याद रखना है कि ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर से स्वतंत्र होता है, अर्थात पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, और जब पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता तो इस पर cos फाई पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, तो पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। अब हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स जो है इस पर दो प्रकार से उत्पन्न होता है। जब हम इससे एसी स्रोत जोड़ते हैं तो इस तरफ भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो कि प्राइमरी कॉइल काटती है। तो हम बात करें, पहला जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वह होगा प्राथमिक कुंडली पर, और प्राथमिक कुंडली में अगर हम बात करें तो इसी पर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इसी से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, और यही चुंबकीय फ्लक्स को प्रतिच्छेद कर देंगे, जिसके कारण यहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इसलिए प्राथमिक कुंडली पर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वहाँ स्व प्रेरण की घटना से उत्पन्न होगा। जबकि अगर हम बात करें द्वितीय कुंडली की, तो द्वितीय कुंडली पर चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा, और वहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ प्रारंभिक कुंडली पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस पर धारा प्रवाहित होती है और इसके समीप रखी दूसरी कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसलिए ये जो होता है यहाँ अन्योन प्रेरण पर उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास दो प्रकार से होगा, इस कुंडली पर स्व प्रेरण की घटना के कारण होता है, जबकि इस कुंडली पर अन्योन प्रेरण की घटना के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स दोनों प्रकार से होता है। अगर आप चुंबकीय फ्लक्स की, तो जैसे कि हम चुंबकीय फ्लक्स जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स जानने से पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कौन सा, तो हम जानेंगे अन्योन प्रेरण। इसी को मैंने आप लोगों को बताया था, इसी को हम सह प्रेरण भी कहते हैं, और इसी को हम पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं, पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, जैसे कि हमने अच्छी बात की थी, ये होती है प्राथमिक वाइंडिंग, और प्राथमिक वाइंडिंग को हम जो धारा देते हैं वहां देते हैं एसी प्रकार की, और ये होता है इसका द्वितीय वाइंडिंग, जो कि जुड़ी हुई होती है लोड से। प्रारंभिक वाइंडिंग में फेरों की संख्या को हम NS NP से, और द्वितीय वाइंडिंग में फेरों की संख्या को हम NS से दर्शाते हैं, और यहाँ कार्य करता है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब होता क्या है, जैसे ही आप इस पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हो तो इस पर जो फ्लक्स भी होता है वह भी प्रत्यावर्ती प्रकार का उत्पन्न होता है। तो आप याद रखिएगा, स्रोत हमारा जो है वो इस प्रकार का है, एसी प्रकार का, तो इस पर जो चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स वहाँ भी एसी प्रकार का ही उत्पन्न होता है। ठीक
ठीक है। तो स्रोत को हम जब एसी प्रकार की विद्युत प्रत्यावर्ती प्रकार की धारा देते हैं तो इस पर जो चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होता है वह भी प्रत्यावर्ती प्रकार का उत्पन्न होता है। फ्लक्स के कारण, लेकिन याद रखिएगा जो फ्लक्स है, फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है वह स्थैतिक प्रकार का होता है, स्थैतिक प्रकार का होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में हम देखे थे कि ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वहां भी अन्योन्य प्रेरण, जिसे हम सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं। स्रोत जो होता है इस पर एसी प्रकार का जुड़ा हुआ होता है, इसलिए स्रोत एसी प्रकार का जुड़े होने से चुंबकीय फ्लक्स भी हमें एसी प्रकार का प्राप्त होता है। लेकिन फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह हमें स्थैतिक प्रकार का प्राप्त होता है। चलिए अब हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स हमें दो प्रकार से होता है। पहला होता है जब फ्लक्स प्राथमिक कुंडली को काटता है। पहला हम देखते हैं जब फ्लक्स प्राथमिक कुंडली को काटता है तो ये कौन सी घटना के कारण होता है? स्व प्रेरण की घटना के कारण हमें विद्युत वाहक बल प्रदान होता है। तो जो होता है E बराबर माइनस NP E फाई अपॉन dt। तो इसमें भी मैं P लिख देता हूँ क्योंकि यह प्राथमिक कुंडली पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। जबकि अगर हम बात करें जब फ्लक्स द्वितीयक कुंडली को काटता है, यह जो घटना होती है यह अन्योन्य प्रेरण के कारण होती है और इसका जो सूत्र होगा ES बराबर माइनस NS E फाई अपॉन dt। यहाँ पर जो नेगेटिव चिन्ह है यहाँ लेंज के नियम के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखिएगा, यहाँ जो नेगेटिव साइन आया है वहाँ लेंज के नियम के कारण आया है। लेंज के नियम के अनुसार क्या कहा गया है, यदि किसी चालक कुंडली पर धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे संबंधित प्रेरित विद्युत धारा उस मुख्य धारा का विरोध करती है। इसे ही लेंज ने अपने नियम में बदलाया था, इसी के कारण यहाँ माइनस का चिन्ह आया हुआ है। तो चलिए हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। हमने देखा है ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स में तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जो कि अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, और इसी को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। इस पर जो स्रोत जुड़ा होता है वह इसी प्रकार का होता है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स भी हमारा इसी प्रकार का प्राप्त होता है। लेकिन फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह हमें स्थैतिक प्रकार का देखने को मिलता है। चुंबकीय फ्लक्स जब फ्लक्स प्राथमिक कुंडली को काटता है तो वह घटना स्व प्रेरण के कारण होती है और इस पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है वह EP बराबर माइनस NP E फाई अपॉन dt। जबकि फ्लक्स द्वितीय कुंडली को काटता है तो यह घटना अन्योन्य प्रेरण के कारण होती है, इसलिए ES बराबर माइनस NS E फाई अपॉन dt। यहाँ जो ऋण चिन्ह हमने लगाया है वहाँ लेंज के नियम के कारण लगाया हुआ है। तो फ्लक्स स्थैतिक प्रकार का होता है तो यहाँ सूत्र में लिख देता हूँ E बराबर E फाई अपॉन dt। यहाँ फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल है वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल होता है यहाँ चुंबकीय फ्लक्स पर, चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में जितने ज्यादा टर्न होंगे, फेरों की संख्या होगी, उतना ज्यादा हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। तो दूसरा यहाँ निर्भर करता है प्रेरित कुंडलियों पर फेरों की संख्या पर। तीसरा यहाँ निर्भर करता है आवृत्ति पर, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ तीन चीजों पर निर्भर करता है। तो विद्युत वाहक बल को हम पिछली कुछ क्लासों में जान चुके हैं कि इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि E समानुपाती होता है I/N/F के। तो E जो होगा वह तीन चीजों पर निर्भर करने के कारण हमने इसे लिखा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, कुंडली पर फेरों की संख्या पर निर्भर करता है और फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया E समानुपाती I/N/F। यदि हमारा जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल
यदि हमारा एवरेज है, एवरेज विद्युत वाहक बल है, तब ये समानुपाती का चिन्ह हट जाता है और इसके स्थान पर बराबर का चिन्ह लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको डेरिवेशन निकाल के बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसे। अगर हम बात करें फॉर्म फैक्टर की, तो हमने पढ़ा है कि जो फॉर्म फैक्टर होता है वह RMS बटे एवरेज है ना, तो इसका RMS बटे एवरेज के अनुपात के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है साइन वेव के लिए, साइन फैक्टर का जो मान होता है वह साइन वेव के लिए आपको पता होना चाहिए 1.11 होता है साइन वेव के लिए। अब जब साइन वेव की बात चल रही है तो अब आप यहाँ से देखिएगा कि प्रत्यवर्ती धारा में ये 2 बार हमें अधिकतम और 2 बार शून्य की स्थिति मिलती है। देखिए मैं नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3 और 4। तो 4 बार हमें अधिकतम या शून्य की स्थिति प्राप्त होती है, इसलिए ये जो E है यहाँ 4 के भी समानुपाती होगा। तो इसी को मैं ऐसा लिख देता हूँ E समानुपाती 4πmf और इसी को मैं यहाँ भी 4 का गुणा कर दूंगा। अब बात करते हैं हम फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है साइन वेव के लिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ERMS का मान क्या होगा। तो ERMS बराबर हो जाएगा E एवरेज इनटू फॉर्म फैक्टर। तो E एवरेज का मान हमें पता है 4πNF और फॉर्म फैक्टर हो गया 1.11। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 4.44NF ये हमें मिलेगी RMS वैल्यू। और यह वैल्यू इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जितने भी वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं वहाँ RMS वैल्यू बदलाते हैं। तो ये था हमारा EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो इसे हमें बहुत याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि प्रारंभिक कुंडली की बात करें तो प्रारंभिक कुंडली के लिए ERMS या हम इसी को लिख देते हैं EP बराबर 4.44 NPL। जबकि द्वितीय कुंडली की हम बात करें तो EL बराबर 4.44 NSF। तो ये द्वितीय कुंडली के लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हो जाएगा हमारा EMF और ये हमारा प्राथमिक कुंडली के लिए या इसे हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हमारा हो जाएगा। तो ये था EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर का। को शेड ठोक दीजिए महाकाल का, शेड ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।